Hello everyone, we are reading the chapter number 3 of civics, the working of institutions। और अभी तक हम रीड कर चुके हैं इस चैप्टर में कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको चलाने के लिए 3 इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। और वो मेन इंस्टीट्यूशन जो हैं हमारे देश के पिलर्स वो हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और उसके बाद हम पढ़ रहे थे एक ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में। और ऑफिस मेमोरेंडम मैंने आपको बताया था क्या था कि एक ऑफिस में एक ऑर्डर पास होता है और उस पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके सिग्नेचर्स हैं, और वो किस बारे में है कि 27% जो सीट्स हैं वो रिज़र्व हो जाएं एस EBC के लिए। और वो ऑर्डर निकला है, उसी को ही ऑफिस मेमोरेंडम कहा गया है। अब बात आती है कि क्या कोई ऑर्डर या कोई लॉ क्या इतना आसान होता है कि कोई भी मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर निकाल दिया और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा? क्या इतना इजी है कोई भी डिसीजन लेना? तो इस टॉपिक में हम वो चीज़ें क्लियर करेंगे। तो लेट्स रीड। द डिसीजन मेकर्स who decided to issue this memorandum. Clearly, such a big decision could not have been taken by a person who signed that document. तो किसने डिसाइड किया कि ये जो सीट्स हैं ये रिज़र्व होंगी? इतना बड़ा ऑर्डर जो पूरे देश को अफेक्ट कर रहा है, ये किसने निकाला? क्या जिसने वो साइन किए थे क्या उसका डिसीजन है ये? तो नहीं। क्यों? क्योंकि द ऑफिसर वॉज मेयरली implementing the instruction given by the मिनिस्टर ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। तो ऑफिसर ने सिर्फ जो है अपनी इंस्ट्रक्शन फॉलो की हैं किसकी? मिनिस्टर की। जो मंत्री थे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम है पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। तो इसके जो मिनिस्टर थे उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो की है आगे ऑफिसर ने उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। We can guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. You have already read in the previous class about some of them. Let's go over some of the main points that you covered then. तो कोई भी बड़ा डिसीजन अगर लिया जाता है जो देश को अफेक्ट कर रहा है तो वो केवल एक मिनिस्टर या एक अथॉरिटी, एक ऑफिसर नहीं ले सकता, उसके पीछे बहुत सारे पर्सन्स का हाथ होता है। तो हमने ये पहले भी रीड आउट किया है कि कौन कौन वो पर्सन होते हैं, तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। जो प्रेसिडेंट होते हैं, हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, यानी हमारे देश के हेड है एक तरह से। वो हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी हैं, सबसे मैं कहूँगी हाईएस्ट पोस्ट है उनकी। तो हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है हमारे देश की प्रेसिडेंट। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट के हेड है, यानी जो सरकार है उसके हेड है प्राइम मिनिस्टर। एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल द गवर्नमेंट पावर्स। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। तो देश के लगभग सभी डिसीजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की सहमति से लिए जाते हैं। और ये कहाँ लेते हैं डिसीजन? अपनी कैबिनेट मीटिंग में, यानी अपने मंत्रियों के साथ। उसके बाद है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स। तो जो पार्लियामेंट है उसमें आपको पता है पार्लियामेंट किस किस से बनी है। एक हमारे प्रेसिडेंट है पार्लियामेंट में, और 2 जो है हाउसेस हैं। कौन कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इन तीनों का भी सपोर्ट ज़रूरी है, लोकसभा, राज्यसभा का और प्रेसिडेंट का, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। So, were all these people involved in this decision regarding the office memorandum? Let us find out. This office memorandum was culmination of long chain of events. कोई भी ऑफिस मेमोरेंडम जब आता है तो उसके पीछे बहुत सारी चेन ऑफ इवेंट्स हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं उससे पहले। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। तो एक जो है कमीशन अपॉइंट किया गया था, कमीशन का नाम था सेकंड बैकवर्ड क्लासेस। तो इसको याद रखना है आपने कि कमीशन का पहला जो नाम था वो था द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979 में आया था ये। और उसके बाद इट वाज हेडेड बाय BP मंडल। और इसको कौन था इसका मुखिया जो इसको हेड कर रहे थे?
तो इसके हेड थे बीपी मंडल, और बाद में इसका नाम जो है क्या पड़ गया, मंडल कमीशन। पहले ये था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, उसके बाद इसका नाम पड़ गया बीपी मंडल कमीशन या मंडल कमीशन। क्यों पड़ा ये नाम? बिकॉज ये जो है मंडल जो है इनके हेड थे, दैट इज़ वाई। तो उसके बाद है इट वॉज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन द इंडिया। अब ये कमीशन का काम क्या था कि इसने आइडेंटिफाई करना था कि इंडिया में सोशली और एजुकेशनली कौन कौन सी क्लासेस बैकवर्ड हैं, एंड रिकमेंडेड द स्टेप टू टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट। और इस कमीशन को ये बताना था कि वो जो है जो क्लासेस हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको फॉरवर्ड कैसे किया जाए, यानी उनको आगे कैसे लाया जाए। इन्हें सुझाव इस कमीशन को ये सुझाव देने थे कि ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या एजुकेशनली बैकवर्ड या इकोनॉमिकली बैकवर्ड, तो इन्हें आगे कैसे लाया जाए। द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980। अब लाया कब गया था? 79 में कमीशन आया था, 1980 में इसने रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट में कुछ एक सजेशंस दिए गए थे जिससे कि ये जो क्लास थी बैकवर्ड क्लास, इसको फॉरवर्ड करने के कुछ एक इनके सुझाव दिए गए थे। And made many recommendations. One of these was that 27% of the government jobs be reserved for socially and educationally backward classes. तो 27% जो सीट्स थी उनमें से एक सुझाव, काफ़ी सारे इन्होंने सजेशंस दिए, उनमें से एक सजेशन था कि 27% सीट्स जो हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिज़र्व कर दी जाएं इनके लिए। उसके बाद द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। अब इनकी जो पूरी रिपोर्ट थी, जो इन्होंने सुझाव दिए, सजेशंस दिए, उनको पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया। फॉर सेवरल ईयर्स मैनी पार्लियामेंटेरियंस एंड पार्टी केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशंस। तो काफ़ी सालों तक यही चलता रहा कि पार्लियामेंट में लोग चेंज होते गए और इस पर बार बार बहस होती रही। देन केम द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989। उसके बाद 1989 में जब लोकसभा इलेक्शन आए तो क्या हुआ? इन दिस इलेक्शन मैनिफेस्टो द जनता दल प्रॉमिस दैट इफ वॉटेड टू पावर इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। तो उसमें एक पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रख दिया, अपना एक वायदा रख दिया कि अगर वो आती है सरकार में तो वो मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर देगी। यानी ये जो 27% रिजर्वेशन इसमें लिखा हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट करेगी जनता दल पार्टी की अगर वो सत्ता में आती है तो। द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन। इट्स लीडर वीपी सिंह बिकम द प्राइम मिनिस्टर। सेवरल डेवलपमेंट्स टुक प्लेस आफ्टर दैट। तो जनता दल जो है वो जीत गई और उसके बाद जो है ऑब्वियसली उनके मैनिफेस्टो में था कि वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उन्होंने किया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। तो सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, पार्लियामेंट में अनाउंस किया गया बाय द वर्दी प्रेसिडेंट कि ये जो मंडल कमीशन है ये इम्प्लीमेंट करना चाहती है सरकार। On 6th August 1990, the Union Cabinet took a formal decision to implement the recommendation. और 6 अगस्त को यूनियन कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा फाइनली। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद वीपी सिंह ने अनाउंस किया पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में कि ये डिसीजन लिया गया है फाइनली और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। द डिसीजन ऑफ कैबिनेट वॉज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग। उसके बाद जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया मिलकर, उसको डिसीजन को पहुंचाया गया कहाँ तक? उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट तक, उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री तक। द सीनियर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल। उसके बाद जो भी सीनियर ऑफिसर थे उस डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक ऑर्डर तैयार किया और वो ऑर्डर किसके पास ले गए? मिनिस्टर के पास ले गए, जो भी उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, उनके अप्रूवल के लिए, उनकी सहमति के लिए। एन ऑफिसर साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। और ऑफिसर ने साइन किए उस ऑर्डर पे। दिस वॉज हाउ
ये ऑर्डर नंबर है, वॉज बोर्न ऑन 13 अगस्त 1990 और फाइनली 13 अगस्त 1990 में ये ऑर्डर निकला. For the next few months, this was the most hotly debated issue in the country. Newspaper and magazines were full of different views and opinion on this issue. अब जब भी कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल इशू पे कोई डिसीजन लिया जाता है तो न्यूज़पेपर को बहुत सारी न्यूज़ मिल जाती है, उसके लिए मैगज़ीन्स में छपता है. तो वैसा ही इस कमीशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद हुआ, इस डिसीजन को लेने के बाद हुआ. इट लेड टू द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वर वायलेंट. पीपल रिएक्ट स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़. अब इसको बहुत जगह जो है अपोज किया गया. क्यों? क्योंकि जिन क्लासेस को रिजर्वेशन नहीं मिला है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो रही थी, इसलिए तो लोगों ने स्ट्रांगली इसको अपोज किया. Some felt that existence of inequalities among the people, different caste in India, necessitated job reservations. तो अब जो है क्योंकि ये डिफरेंसेस कास्ट का बढ़ता ही जा रहा है इंडिया में और रिजर्वेशन के कारण ऐसा हो रहा है, उनका मानना था. दे फेल्ट दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटी. लेकिन कुछ का मानना था कि ये उन कम्युनिटी के लिए जो पीछे रह गई हैं या जो बैकवर्ड हैं उनके लिए एक अच्छा मौका था कि वो अपने आप को दूसरों के बराबर कर सकें, उनके लिए फेयर था ये. हु सो फार हैड नॉट एडिक्वेटली बीन रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट. और कुछ लोगों को ऑब्वियसली जिनके फेवर में ये डिसीजन था उनको अच्छा लग रहा था कि हम जो है अब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी अपने आप को एम्प्लॉय कर पाएंगे. अदर्स फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर एज इट वुड deny equality of opportunity to those who did not belong to the backward communities. They would be denied jobs even though they could be more qualified. अब जो रिजर्वेशन में नहीं थी उन्हें बुरा लग रहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हम ज़्यादा क्वालिफाइड हैं फिर भी हमें जॉब नहीं मिल रही, लेकिन रिजर्वेशन जिनके लिए है उनको कम क्वालिफिकेशन के होते हुए भी जॉब मिल रही है. तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं इसके हक में थे और कुछ लोग इसके विरुद्ध थे. वी ओनली टेक दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ द मेजर डिसीजंस आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन अ कंट्री. ये जो एग्जाम्पल है ये इसलिए लिया गया ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे देश में बड़े से बड़ा डिसीजन लिया जाता है. हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट? यू नो that the Supreme Court and the High Courts in India settle disputes arising out of the governmental decisions. Some person and association opposed this order, filed a number of cases in the court. They appealed to the court to declare the order invalid and stop this implementation. अब आपको मालूम है कि जब भी कोई डिस्प्यूट आ जाता है देश में गवर्नमेंट से तो उसको कौन रिजॉल्व करता है? हमारा कोर्ट. तो जुडिशरी के पास ये अथॉरिटी है. तो बहुत सारी संस्थाओं ने जो है केस कर दिया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कि गवर्नमेंट को ये ऑर्डर वापस लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ इनइक्वल. दिस केस वाज नोन एज इंदिरा साहने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. तो इंदिरा साहने ने केस किया था तो यूनियन ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ किया था. 11 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ द साइड. 11 जजों का बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट में जिसने सुने थे आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड्स के बाय मेजॉरिटी. द सुप्रीम कोर्ट जजेस इन 1992 डिक्लेयर्ड दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया वाज वैलिड. लेकिन जो डिसीजन गया जजेस का वो किसके हक में गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हक में, और इसको वैलिड ठहरा दिया गया और ये ऑर्डर जो है लॉ बन गया. एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स original order. It said that the well-to-do person among the backward classes should be excluded from getting the benefit of reservation according to the Department of Personnel and Training issued another office memorandum on the 8th September 1993. The dispute thus came to an end and this policy has been followed since then. उसके बाद सरकार ने जजेस ने सरकार को ये भी ऑर्डर दिया कि वो इस जो ऑफिस मेमोरेंडम है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करे. और मॉडिफिकेशन करने के बाद 8 सितंबर 1993 को
ये जो डिस्प्यूट है ख़त्म हो गया और फाइनली ये जो ऑर्डर है ये मान लिया गया। उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे नीड ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर